मैंने सबसे पहले क्वालिफाई किया कानून गो, उसके बाद लोअर में सप्लाई इंस्पेक्टर, फिर नायब तहसीलदार, फिर समीक्षा अधिकारी और फिर फाइनली डीवाईएसपी। मेरे जीवन का संघर्ष ये रहा है कि सबसे ज़्यादा होता है कि एक फैमिली बहुत ज़रूरी होती है। हम लोगों ने बचपन में बहुत बड़ा ये हमारे लिए लॉस था कि मेरे फादर, मैं जब 5 इयर्स की थी तब वो एक्सपायर हो गए। और मैंने तो लोक सेवा आयोग के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। इसके साथ वो भी पहले और इसके साथ ही मैंने एसएससी सीजीएल, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ये सारे भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पे ऐसी शख्सियत हैं जिनका हम इंटरव्यू आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। इन्होंने यूपी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसको क्रैक ना किया हो। यहाँ हम आप सभी लोग एक एग्ज़ाम में लगे रहते हैं कई सालों तक। इन्होंने यूपी के सबसे टॉप मोस्ट जो भी एग्ज़ाम होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सभी एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया है। और ये अभी डीएसपी की ट्रेनिंग कर रही हैं 2021 बैच वालों के साथ में। हालांकि मैम 2016 बैच की डीएसपी हैं, लेकिन इन्होंने छुट्टी वगैरह ली थी। मैम से ही जानेंगे वो सारी चीज़ें। मैम, सबसे पहले तो आपका जो शुभ नाम है वो बताइए। हर्षिता तिवारी। अच्छा मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं ये इनको आप ये बताइए कि आपका जो ऑप्शनल था वो कौन सा था? मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, और माध्यम कौन सा था आपका? हिंदी माध्यम। मैम, आपकी इस सफलता की जर्नी में, जैसा कि हमने वीडियो करने से पहले आपसे जाना सारी चीज़ें, तकरीबन यूपी के सारे बड़े एग्ज़ाम्स आपने क्रैक करे हैं, 8-10 एग्ज़ाम्स वगैरह, उन सब के विषय में जानेंगे। लेकिन आपकी इन पूरी जर्नी में सबसे बड़ा सफलता का योगदान और श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी फैमिली, ईश्वर, भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, मेरी फैमिली और शादी के बाद मेरे हस्बैंड, उनके सहयोग से और उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा, अब मैम सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा जो व्यूअर जानना चाहेंगे। आप 2016 बैच की डीएसपी थी और आप 2021 बैच वालों के साथ में ट्रेनिंग कर रही हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली 2016 बैच में मैं उस समय 2015 बैच में मैं नायब तहसीलदार भी थी। उस समय मैं एज ए नायब तहसीलदार जॉब कर रही थी और उसी बीच मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे। तो मैंने मैटरनिटी के वजह से मैंने एक्सटेंशन लिया था, तो दैट्स वाई मैं अब 2021 बैच। अच्छा, 4 साल आपने जो है उसको लिया, छुट्टी ली अपने लिए। उस समय आप तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पोस्ट पे कार्यरत रहे? जी जी जी। अच्छा मैम, अब जानना चाहेंगे हम कि वो कौन कौन सी नौकरियां हैं जिनको आपने क्लियर किया है। उसको बताने से पहले आप बताएं कि आपके जीवन का संघर्ष किस प्रकार रहा है। मेरे जीवन का संघर्ष ये रहा है कि सबसे ज़्यादा होता है कि एक फैमिली बहुत ज़रूरी होती है। हम लोगों ने बचपन में बहुत बड़ा ये हमारे लिए लॉस था कि मेरे फादर, मैं जब 5 इयर्स की थी तब वो एक्सपायर हो गए और मैं 4 बहन 1 भाई हैं। मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल से हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। तो हेलो दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से एक इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करना था। आप सभी में से बहुत से ऐसे सीरियस छात्र होंगे जो महंगी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला लेकर आया है यूपीपीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए समीक्षा बैच फॉर यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, सिर्फ 1299 रुपये में। और जो लोग टारगेट कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2024, उनके लिए हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषा में प्रथम बैच फॉर यूपीपीएससी 2024 हिंदी मीडियम प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, सिर्फ 4499 रुपये में। और योग्य बैच फॉर यूपीपीएससी 2024 इंग्लिश मीडियम प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, सिर्फ 4499 रुपये में। ये सभी बैचेस आपको प्राप्त करवाती हैं लाइव लेक्चर फ्रॉम टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया, डीपीपीएस एंड क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड मच मोर। दोस्तों, इन कोर्सेज के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है, अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। हमारी तरफ से आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यूज़ करें हमारा कूपन कोड फॉर समीक्षा बैच UDN 200 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट एंड यूज्ड coupon code for pratham batch and yogya batch UDN 500 to get additional discount. कूपन कोड और PW कोर्सेस लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर हम लोगों के लिए यही था कि परिवार के लिए, मतलब हम 5 भाई बहनों को यही था कि ऐसा कुछ भी करें जिससे मेरी मम्मा को खुशी मिले। तो हम लोगों ने फाइनेंशियल, फैमिली, जो भी इमोशनली जितने भी मतलब होते हैं पिलर्स, उन सबको तोड़ते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, तो मैम अब आप बताइए सबसे पहला एग्ज़ाम आपने कौन सा क्रैक किया था?
मेरा बीटेक है सीएस से, तो मैं सबसे पहले तो सीएस स्ट्रीम होने के नाते मैंने टीसीएस क्वालिफाई किया था। सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था और मुझे मतलब दिसंबर में जो 26 दिसंबर ज्वाइन करना था। उस बीच 6 महीने का समय मिला, तो सबको होता है क्रेज़ सिविल सर्विसेज का, मुझे भी था। मैंने सोचा इस बीच एग्ज़ाम्स देख लेती हूँ, तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए, कानून गो से लेके पीसीएस प्रॉपर, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी प्रॉपर पीसीएस, अपर पीसीएस। तो और बाय द गॉड ग्रेस और फैमिली के आशीर्वाद से मैंने सबसे पहले क्वालिफाई किया कानून गो, उसके बाद लोअर में सप्लाई इंस्पेक्टर, फिर नायब तहसीलदार, फिर समीक्षा अधिकारी और फिर फाइनली डीवाईएसपी। अच्छा मैम, ये सारे एग्जाम आपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जी जी बिल्कुल। चलिए मैम, बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। तो मैम अभी आप आगे अपने पढ़ाई में आगे भी लगोगे यूपी पीसीएस में आगे, जैसे एसडीएम के लिए ऐसा कुछ आगे लग रहा है? जी नहीं, मैं मतलब पहले मैंने सोचा था, उसके बाद जैसे यूपी में कमिश्नर या एसडीएम के लिए तो पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि मैं एज ए तहसीलदार भी मैं नेक्स्ट ईयर प्रमोट हो जाती है एसडीएम में। मेरा मतलब शौक था, पुलिसिंग ऐसी जॉब है जो बहुत मल्टी डायमेंशनल जॉब है। इसमें आप जो भी आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप समाज के लिए जैसा चाहें वैसा काम कर सकते हैं। आपके लिए कोई दायरा नहीं है, आप जहाँ भी चाहें जिस फील्ड में जाएं आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं खुश हूँ इस जॉब के साथ। इसीलिए आपने मजिस्ट्रेट की भी नौकरी छोड़ करके इसमें आना ज़्यादा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, अब जानना चाहेंगे, जैसे आपने इतने एग्ज़ाम निकाले हैं और लोक सेवा आयोग के भी आपने 2-3 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जैसे आरओ हो गया, नायब तहसीलदार और ये डिप्टी एसपी के पोस्ट पे, तो आपके पास अनुभव बहुत है। बिल्कुल, मैंने तो लोक सेवा आयोग के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। इसके साथ पहले अटेम्प्ट में? वो भी पहले, और इसके साथ ही मैंने एसएससी सीजीएल, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ये सारे भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो मुझे मतलब मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि सबसे पहले तो आप जो भी पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप जो पढ़ो वो बहुत सॉलिड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पहले उसको अच्छे से क्लियर कर लो, आंसर राइटिंग प्रॉपर करो, और जो भी करेंट से अपडेटेड रहो। आंसर राइटिंग जैसे आपका अगर प्री क्वालिफाई हो जा रहा है तो आप मेंस के लिए पूछ रहे हैं, तो मेंस के लिए यही कहूँगी कि मेंस के सब बताते हैं जैसे कि डायमेंशनल आंसर लिखना चाहिए, जितने भी आयाम होते हैं आंसर राइटिंग के वो सारे लिखने चाहिए, करेंट से जोड़ के। अब का जो सिनेरियो है वो पहले ऐसा होता था कि 5 क्वेश्चंस लिखने होते थे तो आप पन्ना भर के चले आते थे। अब आपको कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखिए, मैं यही बोलूँगी। अच्छा मैम, कुछ नई चीज़ें आप यूज़ करते थे अपने मेंस एग्ज़ाम में मतलब पास होने के लिए, ऐसा कुछ? हाँ, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि मतलब हैंड राइटिंग अच्छी थी, तो हैंड राइटिंग के भी नंबर्स मिल जाते हैं अच्छा, क्योंकि वो कोई भी एग्जामिनर हो अगर उसे कॉपी सुंदर देखने को मिलती है तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो नंबर पे भी रिलैक्सेशन आ जाता है। मैं एक तो पॉइंट्स में लिखती थी, और सबसे पहले हम लोगों ने ये किया था कि इंट्रोडक्शन, फिर मेन पार्ट और बाद में कंक्लूजन, वो ज़रूर लिखना चाहिए। जितना हो सके डायग्राम फॉर्म में लिखिए, जितना हो सके पॉइंट्स में लिखिए, बहुत ज़्यादा उलझिए मत, पॉइंट बाय पॉइंट बहुत अच्छी चीज़ें लिखिए। अच्छी चीज़ें लिखिए। मैम जानना चाहेंगे, जैसे लोग एक ही एग्ज़ाम, जैसे यूपी का तो आपने कई एग्ज़ाम क्लियर किया और अदर स्टेट के भी क्लियर किए, यूपी में एक ही एग्ज़ाम को जब देते हैं लोग तो अलग एग्ज़ाम को ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा सिलेबस बदलता हुआ नज़र आता है, कन्फ्यूज होने लगते हैं, जिसकी तैयारी कर रहे होते हैं वही नहीं फिर कर पाते हैं। तो आपने अलग अलग एग्ज़ाम के और अलग अलग सिलेबस होने को लेकर मतलब इसको कैसे मैनेज किया? मैं एक्चुअली मैंने हमेशा बेसिक पढ़ा। अच्छा। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर वो आप किसी भी फॉर्म में पूछे, आपको मतलब आंसर देना आसान हो जाता है। बेसिक में मतलब क्या चीज़ है? बेसिक जैसे अगर आपने ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है, तो ज्योग्राफी से कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे मेंस में आए, चाहे अच्छा हाँ, एक ये भी था कि मैं मतलब कभी ये नहीं सोच के पढ़ती थी कि मुझे प्री के लिए पढ़ना है या मुझे मेंस के लिए पढ़ना है। मैं शुरू से ही इंटरव्यू तक के लिए कि अगर इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मैं कैसे आंसर करूँगी। तो दैट्स वाई वो अप्रोच आप अपनाइए कि सिर्फ एक एक स्टेप के लिए मत पढ़िए, आप पूरा मतलब पूरा वाइड लेवल पे पढ़िए, तो आपको फ़ायदा होगा इसका। अच्छा, अब मैम आते हैं लास्ट स्टेज वाले प्रश्नों पे हम लोग। जैसे आपने इतने एग्ज़ाम दिए, सबको ज्वाइनिंग भी किया था आपने? नहीं, मैंने बस ज्वाइन किया था नायब तहसीलदार, उसके बाद फिर मतलब डीवाईएसपी जो है। अच्छा, तो मैम इस बीच में जैसे आप अभी डीएसपी की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो नायब तहसीलदार में भी ट्रेनिंग हुई होगी? जी बिल्कुल। तो और अभी जी ट्रेनिंग हो रही है, तो इन सभी नौकरियों में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपने डीएसपी की नौकरी को दिया। अब यहाँ की जो ट्रेनिंग चल रही है वो किस प्रकार से आपको लगती है? मतलब नायब तहसीलदार की ट्रेनिंग टफ थी या डीएसपी की ट्रेनिंग टफ है, कैसे क्या है, आप कैसे देखते हो? देखिए, सारी ट्रेनिंग का जो पर्पज़ होता है वो आपको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेन करना होता है। तो जैसे नायब तहसीलदार की ट्रेनिंग थी तो वो टोटली
पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होती है, फिजिकल भी थोड़े बहुत होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितना DYSP की जॉब ऐसी है कि आपको फील्ड में भी बहुत अच्छा रहना है, आपको आपकी जो प्रपत्र हैं उनको भी बहुत अच्छे से करना है। तो हमारी आउटडोर भी ट्रेनिंग होती है, इंडोर भी ट्रेनिंग होती है। आउटडोर में फिजिकल बहुत अच्छा होता है और वो मैं चाहती हूँ कि सबको अच्छे से करना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं, ये हमारी खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद अगर मैं यहाँ पे इतना दौड़ रही हूँ तो इसका ये भी रीज़न कि मैं कबड्डी की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ, तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है। लेकिन उसके बावजूद मतलब 10-12 ईयर्स का गैप हो चुका है, उसके बावजूद मतलब जब दौड़ती हूँ तो मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि अभी नया है। मैं जो भी है, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो भी आने वाले लोग ट्रेनिंग करेंगे, मैं यही बोलूँगी आप यहाँ अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे ट्रेनिंग कीजिए। आप अच्छे से दौड़िए, अच्छे से फिजिकल ट्रेनिंग कीजिए, अच्छे से इंडोर क्लासेस कीजिए। आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा आगे चल के फील्ड में होने वाला है। ये चीज़ें मैम, हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे? पर्टिकुलरली DYSP पोस्ट के लिए या फिर आप एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कि कई लोगों का सफलता नहीं, आजकल आप देख रहे हो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो छात्र जो हैं, प्रयागराज के छात्र हम अधिकांश देख रहे हैं, हार मान ले रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के लोग हार मान के, तो इसको लेकर के आप कुछ मोटिवेशन बताएं कि क्योंकि आपने इतने एग्ज़ाम क्लियर किए और संघर्ष भी रहे आपके जीवन में, हाँ, चाहे वो फाइनेंशियल रहे हो चाहे किसी प्रकार के, आपने सारे पे जीत हासिल की, तो उसको लेकर के आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, मैं भी प्रयागराज से हूँ, मेजा तहसील है मेरा गांव। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी पॉइंट पे हारना नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप मन से नहीं हारेंगे आपको कोई नहीं हरा सकता। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और मेरे डॉक्टर ने यही कहा था कि आपको तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को ना रोक लो। तो आप बस अपने से पढ़ाई कीजिए, अपनी पूरी 100% ईमानदारी से तैयारी कीजिए। और सिविल सर्विसेज और प्रयागराज की धरती तो ऐसी है, कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। आप भले मतलब इस फील्ड में ना आ पाओ, लेकिन आप जिस भी फील्ड में रहोगे आप सितारा बन के चमकोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और मैं यही कामना भी करती हूँ। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया और भविष्य के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई हो। थैंक यू सो मच भैया। जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।